हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो है आपको एक्सरसाइज 3.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 तक का जो सॉल्यूशन करवा दिए थे। ठीक है, सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के आगे तक का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली इसमें जो है मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि ऑनलाइन स्टडी करते समय अपने पास जो है ना तो बुक और ना तो कॉपी पेन कुछ भी नहीं रखते। ठीक है, तो आप अगर उनमें से एक है तो बेसिकली आप जो इस तरीके से स्टडी मत करो, क्योंकि जब आप इस तरीके से स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो आपका जो है माइंड, हालांकि देखो वीडियो देखने पे तो होता ही है, बट जब यहाँ पे स्टिल जो है हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व कर रहे होते हैं, देन आप क्या करते हो कि हमें जो है मतलब उसका मतलब आंसर निकालने तक जो आप वेट करते हो, आप खुद से तो करते नहीं हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको जो सजेस्ट करता हूँ कि जब भी जो है आप ऑनलाइन स्टडी वगैरह कर रहे होते हैं तो अपने पास जो है कॉपी पेन वगैरह जो जरूर रखा करिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमें जो एक एनर्जी मिलती है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है हम लोग जो है ज्यादा अट्रैक्ट हो पाएंगे। ठीक है, और वैसे हमें क्या, हम तो खैर पढ़ा ही रहे, बट आप जो इस चीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो पढ़ाई होगी वो काफी बेहतरीन ढंग से हो पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मेरा सजेस्ट है कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो अपने पास जो है मतलब बुक वगैरह, कॉपी पेन वगैरह जो जरूर रख करके पढ़ाई करिएगा। ठीक है, सो बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक का सॉल्यूशन करवाया था, तो अब जो है करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से बेसिकली आगे तक का सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रज गुणन विधियों से हल कीजिए। और उसके बाद कहा है कि किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। मतलब जो समीकरण दिए गए हैं इसको जो हमें क्या कर रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से एंड देन ब्रजगुणन विधि से जो हल ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कितना है समीकरण, 8x एंड देन प्लस 5y बराबर 9 एंड देन उसके बाद 3x प्लस 2y बराबर 4। ये रहा हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो। इसको उसने कहा है कि प्रतिस्थापन विधि से एंड देन उसके बाद विलोपन विधि से जो आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको ये चीज बताना है कि इन दोनों विधि में से, यानी कि प्रतिस्थापन विधि में से एंड देन प्रज्वलन विधि में से, दोनों में से जो है आपको कौन सा विधि जो है ज्यादा उपयुक्त है, ये चीज जो आपको बताना है। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली अभी जिन स्टूडेंट्स को जो क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से और ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करना नहीं आता है, देन आप जो हमारे साथ सीखो। ठीक है, एक्चुअल में मैं तो जो है कई बार बता चुका हूँ ये सब चीजें ना। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरण में से जो है सबसे पहले इसको जो है फर्स्ट एंड देन सेकंड बोल लेते हैं ना, और इसमें जो है सबसे पहले हम लोग करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। कौन विधि से? प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कैसे करते हैं, अगर किसी को याद है तो कमेंट में जो आप लिखो। ठीक है, कि हाँ मुझे याद है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों समीकरण में से किसी एक वेरिएबल को अलग कर लेते हैं। ठीक है, और जो वेरिएबल बराबर समथिंग हम प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, उसके बाद उस वेरिएबल बराबर समथिंग को उस समीकरण में रखते हैं जिस समीकरण से उसको नहीं निकालते हैं। ये चीज मैंने जो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से करने के बाद जो है उसके बाद तो खैर एक वेरिएबल बराबर आंसर ही आ जाता है। ठीक है, चलो करते हैं। तो इसमें से मेरा टारगेट है कि फर्स्ट समीकरण से हम x बराबर समथिंग जो है निकालना चाहते हैं, यानी कि x को अलग करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, तो बेसिकली समीकरण फर्स्ट है कितना, 8x प्लस 5y बराबर 9। ठीक है, तो यहाँ से जब x बराबर हम निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 8x बराबर 9 एंड देन ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस 5y। ठीक है, सो मुझे तो चाहिए x बराबर ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5y एंड देन डिवाइडेड में कितना, तो 8। ठीक है, चेक कर लो। और इसी को हम लोग बोल देते हैं समीकरण नंबर 3। सबको याद है ना। उसके बाद क्या करते हैं कि इस x बराबर समथिंग को हम उस समीकरण में रखेंगे, किसमें, जिससे इसको नहीं निकाले हैं। तो हमने देखो निकाला है फर्स्ट से ना, तो इस x बराबर समथिंग को रखेंगे किसमें, सेकेंड में। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा y का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, चलो। तो यहां से हम क्या लिखते हैं कि x का मान समीकरण किसमें, सेकेंड में। ठीक है, सेकेंड में रखने पर
तो एक्चुअल में सेकंड है कितना, एक बार उसको जो है लिखो, x का मान जो है समीकरण सेकंड में रखने पर, तो सेकंड है कितना 3x प्लस 2y एंड देन बराबर 4। तो जहां जहां पे x है वहां पे हम रखेंगे इतना, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो है 3 इंटू एक्स, एक्स के जगह पे कितना 9 माइनस 5y एंड देन डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, एंड देन प्लस का 2y और बराबर 4, ठीक है। इसका जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं देन जो है y बराबर आंसर मिलेगा। देखो एक काम करते हैं, इसको गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो 9 तिहाई 27, ऊपर हो गया 27 माइनस 5 तिया 15y, 5 तिया 15y, ठीक है, एंड देन बटा में कितना है इसका 8 प्लस का 2y, ये रहा 2y एंड देन बराबर 4, ठीक है। अब चलो इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, सिंपल सा कहानी है, ठीक है। तो एलसीएम इसका कितना आएगा 8 आएगा, है ना। ऊपर में कितना हो जाएगा 27 माइनस 15y एंड देन प्लस यहाँ पे 1 है ना, तो 1 से भाग लगाएंगे तो 8 दूनी 16y। ये सब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है आता होगा ना एलसीएम वगैरह। तो यहाँ से देखो 16y में से 1y घटेगा तो मतलब सॉरी 16y में से 15y घटेगा तो 1y बचेगा, यानी 27 प्लस y एंड देन बटा में 8 बराबर 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 27 प्लस y बराबर 8 चौक 32, ठीक है। सो y बराबर कितना होगा 32 माइनस 27 यानी कि 5। सो फाइनली y बराबर कितना मिला तो 5, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस y बराबर समथिंग को सेकेंड नहीं थर्ड वाले समीकरण में रखते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां से हम लिखते हैं कि y का मान थर्ड में रखने पर, ठीक है। तो पहले तो जो थर्ड वाला समीकरण है उसको आप लिखिए, तो x बराबर 9 माइनस 5y एंड देन डिवाइड में 8। तो जहां जहां पे y है वहां पे हम कितना यूज करेंगे 5, तो 9 माइनस 5 गुने 5 एंड देन बटा में कितना 8, ठीक है। तो 9 5 5 कितना हो गया 25 माइनस 8, तो 9 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 16, ठीक है, एंड देन बटा में 8। तो 16 में से 8 को भाग देंगे तो माइनस का 2, ठीक है। सो फाइनली x बराबर कितना माइनस का 2 एंड देन y बराबर कितना आया था, y बराबर हमारा आया था 5, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है जी। इन दोनों समीकरण का जो x बराबर है -2 एंड देन y बराबर है 5। अब हमने जो इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसको करना है ब्रजगुणन विधि से सॉल्व, ठीक है। तो ब्रजगुणन विधि भी जो है आपको पता है ना कि फॉर्मूला चलता है, ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है सॉल्व करने के बाद आपको कैसा लगा आपको जो है पता है ही, है ना। अब हम करते हैं ब्रजगुणन विधि से, उसके बाद इन दोनों में से कंपेयर करके आपको जो आंसर दे देना है कि आपको जो कौन सा विधि ज्यादा उपयुक्त है, ठीक है। चलिए तो बेसिकली अब यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व ब्रजगुणन विधि से। और एक चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि जब हम ब्रजगुणन विधि से सॉल्व कर रहे होंगे तो इसका आंसर जो है कुछ इस तरीके से आया है प्रतिस्थापन विधि में, तो ब्रजगुणन विधि में चेंज हो जाएगा ना, दोनों आंसर सेम ही आएंगे, ठीक है। चलो तो यहां से हम लिखते हैं ब्रजगुणन विधि में, ब्रजगुणन विधि में, ठीक है। तो बेसिकली ब्रजगुणन विधि में आपको फॉर्मूलाज वगैरह याद है ना, x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें a1 b1 हमको जो चाहिए, तो हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है। a1 बराबर कितना होगा तो x के बगल वाला यानी कि 8, b1 बराबर कितना होगा तो y के बगल वाला यानी कि 5, ओके, एंड देन c1 कितना होगा, तो एक चीज याद रखना कि बराबर के इस साइड ले जाकर के बोलते हैं c1, है ना, यानी कि माइनस का 9। उसके बाद a2 बराबर कितना होगा तो 3x के मतलब दूसरा समीकरण में x के बगल वाला a2, एंड देन b2 तो दूसरा समीकरण में y के बगल वाला यानी कि 2, एंड देन c2 बराबर कितना होगा तो इसको इस साइड ले जाओ तो माइनस का 4, ठीक है। अब यहां से लगाएंगे x बराबर फॉर्मूला, ठीक है। तो x बराबर क्या होता है आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। x बराबर फॉर्मूला है b1 c2 माइनस b2 c1 और बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। अगर किसी को फॉर्मूला वगैरह नहीं याद है ना तो आप जो याद कर ले, ठीक है। क्योंकि मान करके चलो आप घर में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो
तो आप जो है अपना कॉपी वगैरह से निकाल करके क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हो। बट जब आप एग्जाम में जाओगे ना, अगर गलती से पूछ दिया कि निम्न समीकरण को जो आप बीजगणित विधि से सोल्व करो, तब आप जो है कहाँ से फॉर्मूला को लाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आप इससे बेटर है कि आप जो इसको रट लो, या तो मैंने बताया ना आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था रटने का तरीका, कि आप क्या करो कि 2 से 3 बार जो इसको लिखो पेज पे, है ना, 10-10 बार या 20-20 बार जितना भी हो सके, जब तक याद नहीं होता जब तक लिखते रहो, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आप हो जाएगा। तो B1 C2, B1 के जगह पे कितना चेक करो, B1 के जगह पे है B1 इंटू C2 यानी 5 गुने -4, तो -20 कर लेते हैं, माइनस B2 C1, तो B2 ये रहा, C1 ये रहा, तो यानी कितना हो जाएगा माइनस का 18। एंड देन यहाँ पे आ जाओ A1 B2 यानी कि 8 दूनी 16, एंड देन यहाँ पे माइनस, ठीक है। A2 B1 यानी कि 5 दिया 15, ठीक है जी। तो इसके लिए कितना हो जाएगा माइनस का 20, एंड देन माइनस माइनस प्लस 18, एंड देन बटा में कितना 16 में से 15 जाएगा तो 1, ठीक है। तो इसलिए 18 में से 20 जाएगा ना, तो माइनस का 2, और बटा में 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। सो इसके लिए x बराबर -2, और चेक करो यहाँ भी तो -2 ही है ना, ठीक है ना। अब निकालते हैं y बराबर, ठीक है। तो x बराबर तो ये रहा था हमारा फॉर्मूला, और y बराबर क्या होता है याद है ना, नहीं याद होगा मुझे पक्का विश्वास है, तो याद कर लो, ठीक है। तो y बराबर क्या होगा A2 C1 माइनस A1 C2, ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A2 B1 होता है, ठीक है। चलो, तो A2 इंटू C1 यानी 3 गुने -9, तो माइनस का 27, माइनस A1 C2 8 गुने -4 यानी कि माइनस का 32, ठीक है। एंड देन बट्टा में आ जाओ, बट्टा में तो वैसे A1 B2 और यही रहता है ना, देखो ना ये दोनों बट्टा में तो सेम ही है ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं 1 को लिख देते हैं, ठीक है। इसमें जो कंफ्यूज होना नहीं चाहिए किसी को। तो माइनस का 27, एंड देन माइनस माइनस प्लस 32, ठीक है, एंड देन 1, ठीक है। सो इसके लिए कितना हो जाएगा 32 में से 27 जाएगा तो 5, है ना, एंड देन बटा में 1 इक्वल टू 5, ठीक है। सो यहाँ पे भी जो हमारा x बराबर आया है -2, एंड देन y बराबर जो आया है 5, ठीक है। तो इसके लिए ना दोनों आंसर तो सेम ही है ना। अब आप बताओ मुझे कि दोनों में से कौन सा विधि जो आपको उपयुक्त लगा। तो वैसे भी इसके लिए आप बोलोगे कि मुझे तो ये वाला यानी कि बीजगणित विधि ठीक है, ठीक है। हाँ, ये तो सही है, लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि इसमें अगर आपको जो पहली बात फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब एक चीज जो मैंने आपको कल भी बताया था कि बीजगणित विधि में जिसका हल अनंत होता है और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, उसका जो सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते। इसमें जो है आप बीजगणित विधि से जिसका जो है नो सॉल्यूशन होता है या फिर जिसका अनंत सॉल्यूशन होता है, तो उसका आंसर आप नहीं निकाल सकते। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ आप उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, दैट मीन्स अद्वितीय हल होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे ना जिसका अनंत हल होते हैं एंड देन कोई हल नहीं होता, तो उसमें क्या होता है कि वेरिएबल जो अपने आप में कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चंस को जो है मतलब इस विधि से जो उन क्वेश्चंस को नहीं हम सॉल्व कर सकते। एक्चुअल में ये यूनिक सॉल्यूशन वाला केसेस को सॉल्व करने के लिए काफी बेहतरीन है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखो, एंड देन A1 B1 C1 नोट करो, एंड देन उसमें डाल दो, आंसर आपको मिल जाता है, ठीक है। और ये सब जो है प्रतिस्थापन विधि वगैरह ये सब में काम आता है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन आपको काफी अच्छे ढंग से जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके आगे जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन का जो लॉजिक है ना, हर एक क्वेश्चन का लॉजिक होता है, ठीक है। तो इसके आगे जो भी क्वेश्चन है उन सबका लॉजिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, कि भिन्न वाले क्वेश्चन में क्या करना है, उम्र वाले क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो अगर आप शुरू से क्लास कर रहे होंगे तो आपको जो है मालूम होगा, ठीक है। एक जो है मैंने आपको बताया था दोहरी चाल वाला पे क्वेश्चन, उसके बाद नियत वाले में क्वेश्चन, ठीक है, कि अगर किसी चीज में अगर कोई चीज बोलता है कि नियत है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, सब कुछ जो है मेरा बताया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली देखो, जब हमने क्लास को स्टार्ट ही करा था ना, तो हमारा मोटिव यही था कि हम अगर कोई स्टूडेंट उस ढंग से पढ़ना चाह रहा है कि मैथ्स में जो 100 में से 100 ला सकता है, तो ऑब्वियसली प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप जो वहां से जो है शुरू से पढ़ो, ठीक है, शुरू से एकदम पढ़ाई करो। अगर आप जो है कहीं पे मिस कर रहे हैं तब, ठीक है, तो जब आप शुरू से पढ़ करके जो तैयारी करोगे ना, तो मैं आपको जो 100% गारंटी करता हूँ कि आप जो 100 में से 100 ला सकते हो, ठीक है। और सिर्फ एनसीईआरटी वाला ही क्वेश्चन नहीं करना,
ये कंसेप्ट को पकड़ो जो मैं आपको जो है समझाया हुआ हूँ, ठीक है, और जो मैं आपको बताने भी वाला हूँ, ठीक है। तो हर एक कंसेप्ट को जो है आप पकड़ो और साथ ही साथ जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को जो सॉल्व करने के बाद इसका एग्जाम्पलर करो एंड देन साथ ही साथ अदर बुक से जो भी क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। आगे जाकर के आपको जो है एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस बात का जो आप ध्यान रखना। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो 4 में जो है काफी सारे क्वेश्चन है, 4 में जो है 5 क्वेश्चन है। तो 4 का हम लोग करते हैं फर्स्ट, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। अब ये नियत वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो है 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये छात्रावास के लिए व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं, तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी सिंपल है क्योंकि ये सब क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बताया है। चलो समीकरण में यहाँ पे निकाल लेता हूं, देन उसको जो आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि माना कि छात्रावास के पहला क्या है, नियत व्यय, ठीक है। मतलब नियत जो व्यय है, खर्चा वगैरह है, उसको हम लोग मानते हैं, ठीक है। माना कि छात्रावास के नियत व्यय बराबर x रुपया, ठीक है जी। एंड देन उसके बाद बोला प्रतिदिन का भोजन का मूल्य, ठीक है। तो साथ ही साथ मानते हैं कि प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर कितना, 22 रुपया, ठीक है। ओके, अब क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी ए है जो कि 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये जो है पेड करता है छात्रावास में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए के लिए, किसके लिए, ए के लिए, यानी ए है क्या, तो ए छात्र है, ठीक है। तो ए के लिए मतलब ऐसे लिख लो ना, छात्र ए के लिए, ठीक है। तो ए जो स्टूडेंट है वो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये पेड करता है। तो जब 20 दिन भोजन करता है तो साथ ही साथ उसमें आप एक चीज का ध्यान रखना कि उसमें नियत भी इंक्लूड है, जो कि मैंने आपको कई बार बताया है। तो नियत का जो है किराया कितना है, x रुपया, तो x जोड़ेंगे एंड देन वो भोजन कितना दिन करा है, 20 दिन, तो एक दिन का लगता है 22 रुपया। अगर वो 20 दिन करा है तो 20 बाई, सिंपल सा, तो यानी कि 20 बाई। इन दोनों को मिलाने के बाद जो है वो छात्रावास में 1000 रुपया पेड कर देता है, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट, ओके ना। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा और आगे। तो इस क्वेश्चन में जो थोड़ा सा आगे वो है, क्या बोला है कि एक और छात्रा जो है वो बी है, वो 26 दिन भोजन करता है, ठीक है, और वो 1180 रुपया जो है पेड करता है छात्रावास में। तो ऑब्वियसली उसने भी तो जो है नियत करा होगा, है ना, नियत व्यय वगैरह जो भी उसको तो भी करा होगा। तो यहां से हम फिर से लिख देते हैं कि पुनः छात्र बी के लिए, ठीक है। तो बी जो छात्र है उसमें भी नियत वाला केसेस इंक्लूड है और साथ ही साथ उसने जो भोजन किया है कितना दिन, तो वो भोजन किया है 26 दिन, ठीक है, और 1180 रुपये पेड करता है। तो एक दिन भोजन का जो चार्ज है वो 22 रुपया है ना, तो 26 दिन का 26 बाई हो जाएगा और साथ ही साथ नियत जोड़ लेते हैं, तो x प्लस 26 बाई एंड देन वो पेड करता है 1180 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। इन दोनों समीकरण को जो आप सोल्व कर लीजिएगा किसी भी मेथड से, या तो प्रतिस्थापन विधि से या फिर विलोपन विधि से या फिर ब्रजगुणन विधि से, ठीक है। ग्राफ विधि से मत करना क्योंकि वो ज्यादा हार्ड है, ठीक है। तो बेसिकली मैं मानता हूं कि इन दोनों समीकरण को जो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप लोग ये सब कमेंट में कर दीजिए कि हाँ ये जो हो पाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इसको यहाँ तक ही रहने देते हैं, इसको जो सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, काफी सिंपल है। अगर आप कहोगे तो इसमें जो है मैं कुछ का जो वैल्यू निकाल करके दिखाता हूँ, दोनों को घटा लेना ना, काफी सिंपल है। यहाँ से लिख देना सेकेंड माइनस फर्स्ट, ठीक है। तो सेकंड माइनस फर्स्ट आप जब जैसे ही करोगे तो x में से x कैंसिल हो जाएगा, 26 बाई में से 20 बाई जाएगा तो 6 बाई एंड देन इसमें से घटा लेना 180। काफी सिंपल है, ठीक है, कर लेना इसको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड है ना, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो क्या कह रहा है वो है बेसिकली भिन्न वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने तो आपको जो पहले ही कहा था कि जब भी भिन्न वाला क्वेश्चन दिखे देन आपको क्या करना है कि माना कि भिन्न बराबर x बटे बाई,
ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको कहा था। तो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा। माना कि भिन्न बराबर x बटे बाई। x बटे बाई कहने का मतलब है कि जो भिन्न है हमारा, उस भिन्न में से x जो है हमारा अंश है, ठीक है, और बाई क्या है, तो हर है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है इसमें, कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है। कब हो जाता है, तो जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। देखो क्वेश्चन अच्छा है, ये भिन्न है, तो उसने कहा है कि जब इसके अंश से 1 घटाया जाता है, अंश से कितना घटा रहा है, 1, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहां से मैं क्या लिखता हूं, प्रश्नानुसार अभी भिन्न का अंश कितना है, x, और हर कितना है, बाई। अभी मैं एक दूसरा भिन्न क्रिएट कर रहा हूं, तो उस भिन्न में जो हमारा अंश है, तो अंश कितना है, देखना ध्यान से। तो पहले वाले जो अंश है उसमें 1 घटा रहा है, ठीक है जी। तो घटाने के बाद x - 1 मिलेगा। और हर में क्या किया है, तो हर में जो है वो कुछ भी नहीं किया है, तो हर बाई था, तो बाई ही रहने देते हैं। क्लियर हुआ। अब अगर मैं भिन्न को तैयार करूंगा, तो भिन्न कितना तैयार होगा, देखना तो ध्यान से। तो भिन्न हमारा होगा क्या, भिन्न बराबर मतलब क्या, अंश बटे है, तो अंश मतलब कितना, x - 1 एंड देन बटे में बाई। तो ये हो गया हमारा भिन्न। पर क्वेश्चन पढ़ो, वो कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है। कब, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है तब, ठीक है। तो देखो इसके अंश में हमने जो 1 घटा दिया है, और हर में जो एक्चुअल में हमने कुछ नहीं किया है, तो ये कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है कितना, 1/3। तो यहां से हम लिख देते हैं प्रश्न अनुसार पुनः से, ठीक है। ये बेसिकली प्रश्न में जो है ये सब दिए हुए थे, ठीक है। और साथ ही साथ इस चीज को हम ऐसे लिख देते हैं कि ये जो भिन्न है ना, ये 1/4 हो जाता है जब इसके अंश में से 1 घटाते हैं और हर को हम कुछ नहीं करते हैं तब, ठीक है। तो इसको जो है आप इसके बराबर कर लो ना, 1/4 के बराबर तिरछा गुना कर लो, ठीक है। ये हो जाएगा 4x - 4 एंड देन बराबर बाई, ठीक है। तो 4x एंड देन इसको इधर ला लो, तो माइनस का बाई एंड देन ये उसको उधर ले चल जा, तो प्लस का 4 हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। क्लियर है सबको। उसके बाद क्या बोला है कि और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। ये चीज को अब की बार हम डायरेक्ट कर लेंगे पुनः। भिन्न था हमारा x बटे बाई, तो x बटे बाई तो हम लिख ही देते, बट वो भिन्न को कह रहा है कि 1/4 हो जाता है। कब, जब इसके अंश में हम कुछ नहीं करते हैं, बल्कि हर में कितना जोड़ देते हैं, 8 जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि हर बाई नहीं, बाई प्लस 8। सिंपल सा लॉजिक। ये चीज जो हमने यहाँ पे करा है ना, इस चीज को हमने डायरेक्ट वहां पे कर लिया, ठीक है। ये सब ना लिखते हुए भी, ठीक है, ध्यान से चेक कर लो इसको। इसको जो अगर हम तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x बराबर बाई प्लस 8, तो 4x माइनस बाई बराबर 8, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर लेना, देन आपके पास आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये रहा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड का सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड का सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड है, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो है आपको समझना जरूरी है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। 4 का थर्ड, तो कह रहा है कि यस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। 4 का थर्ड मतलब कि एस नाम का एक लड़का है, ठीक है। अब लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, तो कह रहा है कि एस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया, मतलब वो 40 अंक लाया है, ठीक है जी। ओके, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध यानी कि गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती किया गया। मतलब ऐसा समझो कि यस जो है कुछ टेस्ट में जो कुछ क्वेश्चंस को जो है मतलब टेस्ट दे रहा है, ठीक है। तो उसमें से जो टोटल उसको जो मतलब अंक मिले हैं वो 40 अंक मिले हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को डील करने का उसमें जो है कुछ पैटर्न है कि आप जो अगर सही आंसर देते हैं तो 3 अंक मिलता है, और गलत आंसर जब देते हैं क्वेश्चन का तो 1 अंक जो है काट लिया जाता है। तो उस केसेज में जो है इसने लाया है 40 अंक, और उसके बाद जो दोबारा से क्वेश्चन को जो मॉडिफाई कर रहा है कि दोबारा से जब ये टेस्ट देता है, ठीक है, नहीं दोबारा से नहीं, उसी टेस्ट में कहा जा रहा है कि अगर उसको जो है सही अंक यानी कि क्वेश्चन को सही करने पर 4 अंक मिलता
और गलत करने पर 2 अंक करता तो उस केसेज में जो है वो 50 अंक हासिल कर लेता है। ठीक है, तो बस इसी चीज को जो हमें लिखना है, तो ध्यान से देखो हम कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन को मैं पूरा पढ़ देता हूँ। एस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो एस 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, कितने प्रश्न थे ये पूछा है। ठीक है, चलो तो यहां पे हम क्या करते हैं, माना कि टेस्ट में यस के द्वारा, किसके द्वारा, एस के द्वारा। अब ध्यान से देखो हम क्या मान रहे हैं, इस चीज का आप जो है ध्यान से देखो। माना कि एक टेस्ट में यस के द्वारा, ठीक है, और यहां पे हम क्या मानते हैं कि सही उत्तर, या तो हम ऐसा लिखते हैं सही किए गए प्रश्नों की संख्या। मतलब हम क्या मान रहे हैं कि एस ने टेस्ट में जितना भी प्रश्न को सही किया है, तो कितने प्रश्न को सही किया है, तो वो एक्स प्रश्न को सही किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ करके इसको डील करेंगे। अभी पहले जो मैं कर रहा हूं उसको ध्यान से देखो। ठीक है, क्वेश्चन एकदम आपको जो है मतलब आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने क्या माना कि सही किए गए प्रश्नों की संख्या एक्स है, और यहाँ पे अब मैं लिखता हूं कि कुछ क्वेश्चन गलत भी तो किया होगा ना, तो गलत किए गए प्रश्नों की संख्या बराबर 22। ठीक है, अब यहां से देखो मैं लिखता हूं प्रश्नानुसार। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में ये कहा है कि 40 अंक अर्जित करता है, मतलब 40 अंक प्राप्त करता है। कब, अगर उसको सही उत्तर पर, यानी कि अगर वो जो है प्रश्न का मतलब अगर जो प्रश्न है अगर उसको सही किया है, तो देखो हमने माना है कि एक्स क्वेश्चन को सही किया है, बट एक क्वेश्चन को सही करने पर कितना अंक मिल रहा है पहली बार में, तो पहली बार में 3 अंक मिलता है। तो उसने जो है एक्स क्वेश्चन को सही किया है, तो कितना अंक टोटल हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स। सोचो एकदम सिंपल लॉजिक है। मान करके चलो कि एक क्वेश्चन में आपको 2 अंक मिलते हैं सही करने के पर। ठीक है, तो आप 4 क्वेश्चन सही किए हो तो कितना अंक मिलेगा, 4 गुने 2 दैट मीन्स 8। तो एस ने जो है 3 नंबर मिलता है उसको एक जो है क्वेश्चन को सही करने पर, तो उसने क्वेश्चन जो है टोटल कितना सही करा है, एक्स, तो इसको जो है कितना अंक मिलना चाहिए, 3 इंटू एक्स। ठीक है, तो यहां से जो इसने सही करा है वो 3x, यानी इतना अंक हासिल किया सही करने के बाद। बट क्वेश्चन में जो है ये पैटर्न है कि अब जब आप गलत करते हो तो उसमें नंबर काट लिए जाते हैं। तो हमने माना है कि एस ने जो है गलत जो है कितना प्रश्न को संख्या को किया है, तो 22 प्रश्न का जो उसने गलत आंसर दिया है, तो एक क्वेश्चन का जो गलत करने पे नंबर काटा जाता है वो 1 नंबर, तो 22 प्रश्न का 22 इंटू 1 दैट मीन्स 22। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं 22। अब सोचो कि जो टोटल नंबर जो है दिए जाते हैं, तो कैसे दिए जाते हैं, जितना आपने सही करा जितना आपने गलत करा, तो सही में से गलत को घटा देगा तभी तो आपको नंबर मिलेगा। समझ में आया? तो बेसिकली इतना जो उसने सही करा और इतना जो उसने गलत करा, इसमें घटा देने के बाद वो जो ओवरऑल 40 अंक लेता है पहला केस में। ठीक है, दूसरा बार सुनो, क्वेश्चन में कहता है कि अगर उसको सही करने पे 4 अंक मिलता, अभी तो सही करने पे 3 ही अंक मिल रहा था ना, अब कहता है कि अगर 4 अंक मिलता, तो बेसिकली अगर 4 अंक मिलता तो क्वेश्चन बना रहा है एक्स को, मतलब एक्स को जो है वो सही कर रहा है, तो एक ठो को सही करने पे मिलता था 4 अंक, मिल रहा है अब 4 अंक, तो एक्स को सही करने पे कितना, तो 4 इंटू एक्स। इसी तरीके से गलत करने पर कितना अंक उसको दिया जा रहा है, अब जो 2 अंक काट लिया जा रहा है, दिया नहीं जा रहा है, उसको काट लिया जा रहा है। ठीक है, तो अब जो है एक क्वेश्चन को अगर वो गलती करता है तो 2 अंक कटता है। ठीक है, तो बेसिकली जब 22 क्वेश्चन को गलती करेगा तो 2/2 क्वेश्चन मतलब 2/2 नंबर जो कटेगा, इसमें से माइनस करते हैं 2/2। ठीक है, एंड देन ओवरऑल इस चीज को कटकुट करने के बाद, सही और गलत करने के बाद, उसको जो दूसरा केसेज में जो मिलता है 50 अंक, कितना है 50 अंक। ठीक है, तो इस तरीके से लो आपका हो गया 2 समीकरण तैयार। ठीक है, एंड देन इन दोनों समीकरण को आप जो सोल्व कर लेना। ठीक है, ओके, तो रहने देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो 3rd तक के ही सोल्यूशन तक के। ठीक है, वाकई में जो यहाँ तक मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया, तो आप जो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप जो इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।